जी हाँ दोस्तों, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर आगे क्या करना है यह पूरी तरह भारतीय टीम के हाथ में है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 राउंड का पहला मुकाबला भारतीय टीम हार चुकी है और उस हार ने टीम को झकझोर जरूर दिया है, लेकिन अब उस मैच की चर्चा में उलझे रहने का समय नहीं है। अब वक्त है जवाब देने का, मैदान पर आग दिखाने का और यह साबित करने का कि यह टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक बन जाती है। अब सारी नजरें टिकी हैं सुपर 8 राउंड के दूसरे मुकाबले पर, जहां भारतीय टीम का सामना जिम्बाब्वे से होने वाला है। यह मुकाबला सिर्फ एक और लीग मैच नहीं है, ये भारतीय टीम के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सेमीफाइनल की राह अब आसान नहीं रही। हर गेंद, हर ओवर और हर फैसला अब टूर्नामेंट की दिशा तय करेगा। अगर यहां चूक हुई तो सफर यहीं थम सकता है। इसलिए इस मैच की अहमियत शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। खिलाड़ियों को साफ संदेश दे दिया गया है कि अब कोई ढिलाई नहीं चलेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम मीटिंग में साफ कहा है कि अब हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नाम बड़ा हो या छोटा, मैदान पर प्रदर्शन ही पहचान बनेगा। हेड कोच गौतम गंभीर भी अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भी खिलाड़ियों को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि यह विश्व कप है, यहां गलती की गुंजाइश शून्य है। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका से मिले हार के बाद गुस्से में आकर अब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले की अपनी सबसे नई और बदली हुई प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं उस नई प्लेइंग 11 की, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। टीम मैनेजमेंट ने बड़े और सख्त फैसले लिए हैं। जिन खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबले में निराश किया, उन्हें बाहर बैठा दिया गया है। यह संदेश साफ है, प्रदर्शन नहीं तो स्थान नहीं। ओपनिंग विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। एक नए और निडर ओपनर को मौका दिया गया है, जो पहली ही गेंद से अटैक करने की मानसिकता रखता है। टीम को पावर प्ले में तेज और आत्मविश्वास भरी शुरुआत चाहिए ताकि विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बने। दूसरे छोर पर भी बल्लेबाज को निर्देश दिया गया है कि वह एंकर की भूमिका निभाए, लेकिन मौका मिलते ही आक्रमण करे। अब शुरुआत में रक्षात्मक खेल की कोई गुंजाइश नहीं है। मिडिल ऑर्डर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक नए बल्लेबाज की एंट्री हुई है जो दबाव में शांत रहने के लिए जाना जाता है। पिछले मुकाबले में मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया था, इसलिए इस बार रणनीति साफ है। अगर शुरुआती विकेट गिरें भी तो पारी को संभालने वाला खिलाड़ी मौजूद रहे। साथ ही फिनिशर की भूमिका को भी मजबूत किया गया है ताकि आखिरी ओवरों में रणगति तेज की जा सके। गेंदबाजी विभाग में भी पूरी तैयारी के साथ बदलाव किए गए हैं। एक नए स्पिनर को शामिल किया गया है जो बीच के ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखता है। चेन्नई जैसी पिचों पर स्पिन अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए यह फैसला रणनीतिक माना जा रहा है। तेज गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव हुआ है। एक ऐसे गेंदबाज की वापसी कराई गई है जो नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से यॉर्कर डालने में माहिर है। लक्ष्य साफ है, जिम्बाब्वे को शुरुआत से ही दबाव में रखना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। जिम्बाब्वे को हल्के में लेने की गलती कोई भी टीम नहीं कर सकती। यह वही टीम है जिसने लीग स्टेज में बड़ी बड़ी टीमों को चौंकाया है। उन्होंने साबित किया है कि अगर आप उन्हें कम आंकेंगे तो वे आपको सजा देने में देर नहीं करेंगे। उनकी टीम में युवा जोश है, आत्मविश्वास है और सबसे बड़ी बात, खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में वे और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। भारतीय टीम को इस मुकाबले में मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होगा। पिछले मैच की हार का दबाव कहीं न कहीं खिलाड़ियों के दिमाग में होगा, लेकिन उसे ताकत में बदलना ही असली चुनौती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए यह असली अग्नि परीक्षा है। उन्हें मैदान पर आक्रामक फैसले लेने होंगे, फील्ड सेटिंग में निडरता दिखानी होगी और खिलाड़ियों को लगातार मोटिवेट करना होगा। गौतम गंभीर का सख्त रवैया अब मैदान पर नजर आना चाहिए। खिलाड़ियों को समझना होगा कि यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाला मुकाबला है। हर खिलाड़ी को अपना 100% देना होगा। रणनीति की बात करें तो बल्लेबाजी में संतुलन सबसे अहम होगा। शुरुआत तेज, मिडिल ओवरों में समझदारी और आखिरी ओवरों में विस्फोटक अंदाज, यही जीत का फॉर्मूला हो सकता है। गेंदबाजी में पावर प्ले में विकेट निकालना जरूरी होगा। अगर जिम्बाब्वे की टीम को खुलकर खेलने का मौका मिला तो वे बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, इसलिए शुरुआती झटके बेहद जरूरी हैं। फील्डिंग पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। कैच छोड़ने या मिसफील्ड की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे मुकाबलों में छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। टीम मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि ऊर्जा, फिटनेस और फोकस तीनों में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। अब बात करते हैं सेमीफाइनल के समीकरण की। अगर भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो उम्मीदें जिंदा रहेंगी और टीम का आत्मविश्वास भी लौटेगा। लेकिन अगर हार मिली तो समीकरण बेहद मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए यह मैच
निर्णायक है। फैंस की उम्मीदें भी चरम पर हैं। सोशल मीडिया से लेकर स्टेडियम तक हर जगह चर्चा इसी मुकाबले की है। हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या भारतीय टीम दबाव में दम दिखाएगी या फिर एक और झटका झेलेगी। यह मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है। दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ उतरेंगी। जिम्बाब्वे अपनी पिछली उपलब्धियों को दोहराना चाहेगा, जबकि भारत अपनी साख बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा। अब समय है कि भारतीय टीम सिर्फ बातें नहीं बल्कि प्रदर्शन से जवाब दे। यह मौका है खुद को साबित करने का। यह मौका है आलोचकों को शांत करने का। यह मौका है सेमीफाइनल की राह को फिर से खोलने का। तो दोस्तों, तैयार रहिए एक ऐसे मुकाबले के लिए जिसमें जुनून होगा, दबाव होगा, रणनीति होगी और हर गेंद पर रोमांच होगा। भारतीय टीम अब पूरी तैयारी, पूरी आक्रामकता और पूरे इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। जीत ही एकमात्र विकल्प है और अब कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मैच तय करेगा कि भारत टूर्नामेंट में जिंदा रहेगा या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 राउंड का यह दूसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। हम आपको मैच की पूरी डिटेल देंगे ताकि आप इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी मिस न करें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देखा जा सकेगा और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप किस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। यानी अगर आप घर पर हों या बाहर, मैच देखने का पूरा इंतजाम आपको यहीं बताया जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। क्या बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाज अपना कमाल दिखाएंगे। हम आपको पूरी पिच रिपोर्ट विस्तार से समझाएंगे। पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार है या फिर गेंदबाजों को देगी अतिरिक्त उछाल और स्विंग। मौसम की स्थिति क्या रहेगी और टॉस की भूमिका कितनी अहम हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात होगी। इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड क्या रहा है। जीत हार के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि इतिहास किस टीम के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। पिछले आंकड़ों के आधार पर आज के मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम किन 11 दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन ओपनिंग करेगा, मिडिल ऑर्डर में किसे मौका मिलेगा और गेंदबाजी आक्रमण कैसा रहेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। साथ ही भारत और जिम्बाब्वे के इस मुकाबले से जुड़ी कई और जरूरी और रोचक जानकारियां भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी और ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि हर क्रिकेट फैन तक यह जानकारी पहुंच सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में आपको सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन लगता है। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे सुपर 8 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। मुकाबले से जुड़ी हर अहम जानकारी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप इस रोमांचक मैच को सही समय पर देख सकें। भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमॉस ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच 26 फरवरी दिन गुरुवार को आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। वहीं मैच का टॉस निर्धारित समय से आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे होगा। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि चेन्नई की पिच पर पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला मैच की दिशा तय कर सकता है। अब बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी आप घर पर टीवी के सामने हो या बाहर मोबाइल पर मैच का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, तारीख और समय नोट कर लीजिए और इस शानदार मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच में पिच की भूमिका बेहद निर्णायक होती है। यह मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और यहां की सतह हमेशा से रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभाती रही है। अगर आंकड़ों की बात करें
तो इस मैदान पर अब तक कुल 8 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को केवल 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 5 मुकाबलों में सफलता हासिल की है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि यहां रन चेज करना अपेक्षाकृत आसान साबित हुआ है, यानी टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है ताकि दूसरी पारी में परिस्थितियों का बेहतर फायदा उठाया जा सके। अब अगर इस मैदान के औसत स्कोर की बात करें तो यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 174 रन है। इसका मतलब यह है कि यह पिच पूरी तरह बल्लेबाजों के खिलाफ नहीं है। अगर बल्लेबाज शुरुआत में संभल कर खेलें और बाद में गति बढ़ाएं तो 170 से 180 के बीच का स्कोर आराम से बन सकता है। हालांकि चेन्नई की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को अक्सर मदद मिलती है, खासकर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। दूसरी पारी में हल्की ओस का असर भी देखने को मिल सकता है, जिससे गेंदबाजों के लिए ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन असली खेल मिडिल ओवरों में स्पिनरों का हो सकता है। जो टीम बीच के ओवरों में रन गति नियंत्रित करेगी और विकेट निकालेगी, वही मैच पर पकड़ बना सकती है। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित कही जा सकती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मौके मौजूद रहेंगे। सही रणनीति, सही संयोजन और टॉस का फैसला इस मुकाबले में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर इस मुकाबले को बिल्कुल हल्के में लेने के मूड में नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले इस अहम मैच में टीम इंडिया पूरी तरह बदली हुई आक्रामक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। साफ संकेत दे दिए गए हैं कि इस बार सिर्फ जीत नहीं बल्कि दबदबा दिखाना है। लेकिन उस विस्फोटक प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले जरा इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं और देखते हैं कि अब तक भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 मुकाबलों में क्या आंकड़े रहे हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक कुल 13 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 13 मुकाबलों में भारतीय टीम ने 10 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम केवल 3 मुकाबलों में भारत को हराने में सफल हो पाई है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है और ज्यादातर मौकों पर टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे पर अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे मैदान में उतरा नहीं जाता। क्रिकेट का खेल आंकड़ों से नहीं, मौजूदा फॉर्म और मानसिकता से जीता जाता है। और इस विश्व कप में जिम्बाब्वे ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उसने सभी को चौंका दिया है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास है, गेंदबाजी में धार है और सबसे बड़ी बात, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए भारतीय टीम के लिए जरूरी है कि वह इतिहास के आंकड़ों को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट न हो। हाँ, रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है, लेकिन मैदान पर हर दिन नई कहानी लिखी जाती है। अगर जिम्बाब्वे को हल्के में लिया गया तो परिणाम भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि कप्तान और कोच दोनों ने खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया है, पूरा फोकस, पूरी ऊर्जा और पूरी गंभीरता के साथ मैदान में उतरना है। जीत सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे सुपर 8 मुकाबले में संतुलित प्लेइंग 11 चुनते हुए किन खिलाड़ियों को मौका दिया और क्या रणनीति बनाई। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में इस मुकाबले के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टीम मैनेजमेंट ने ओपनिंग संयोजन में परिवर्तन करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका देने का फैसला किया है। यह फैसला हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय से T20 प्रारूप में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया था। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने इस सीजन 4 मुकाबले खेले, जिनमें कुल मिलाकर केवल 15 रन बनाए। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि 3 पारियों में वह अपना खाता भी नहीं खोल सके। उनके जल्दी आउट होने से टीम को पावर प्ले में मजबूती नहीं मिल पाई और इसका सीधा असर स्कोरबोर्ड पर देखने को मिला। इसी वजह से टीम प्रबंधन ने बदलाव करते हुए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। संजू को इस टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेलने का अवसर मिला था, जहां उन्होंने मात्र 8 गेंदों में 22 रनों की तेज और प्रभावशाली पारी खेली थी। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ नजर आई थी। अगर संजू सैमसन के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 58 T20 मुकाबलों में लगभग 1100 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3
अर्धशतक निकले हैं। वह तेज शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं और बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। ऐसे में टीम को उनसे पावर प्ले में मजबूत शुरुआत की उम्मीद रहेगी, जिससे मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव कम होगा और टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला शानदार लय में दिखाई दिया है। ईशान किशन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाई है और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया है। हालांकि पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन एक पारी के आधार पर उनके प्रदर्शन को नहीं आंका जा सकता। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 176 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास रहा है, जो उनके आक्रामक इरादों को साफ दर्शाता है। ईशान किशन ने इस वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम को पावर प्ले में ठोस और तेज शुरुआत दिलाने का काम बखूबी किया है। जब भी टीम को तेज रनगति की जरूरत पड़ी, उन्होंने बड़े शॉट खेलकर दबाव कम किया। इस टूर्नामेंट में अब तक उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाते हैं। अगर उनके समग्र T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने अब तक 41 T20 मुकाबले खेलते हुए 1187 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह केवल आक्रामक ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से लंबी पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में टीम को उनसे एक बार फिर तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद रहेगी, जिससे मध्य क्रम के बल्लेबाज खुलकर खेल सकें और टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। टीम प्रबंधन ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए तिलक वर्मा की जगह मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शामिल करने का फैसला किया है। यह बदलाव टीम के संतुलन और रणगति को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। तिलक वर्मा को इस T20 वर्ल्ड कप में पर्याप्त मौके मिले, लेकिन वह उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। उनके बल्ले से कुछ रन जरूर निकले, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट काफी धीमी रही, जिसकी वजह से टीम की रणगति प्रभावित हुई। खासकर पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वह केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, लेकिन वहां टीम को वह आक्रामकता नहीं मिल पाई जिसकी अपेक्षा थी। ऐसे में श्रेयस अय्यर की वापसी टीम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के मजबूत और तकनीकी रूप से सशक्त बल्लेबाज हैं। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ आत्मविश्वास से बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन गति बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बड़े शॉट लगाने की उनकी काबिलियत टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कई मुकाबलों में जिम्मेदारी भरी पारियां खेली हैं और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलकती है, जिससे मध्य क्रम को मजबूती मिलती है। हालांकि पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वह केवल 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन एक पारी के आधार पर उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। पूरे टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 5 मुकाबले खेलते हुए लगभग 180 रन बनाए हैं। कई मौकों पर उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को संभाला है और दबाव की स्थिति में भी रन गति बनाए रखी है। सूर्य कुमार यादव की खासियत यह है कि वह मैदान के चारों ओर शॉट खेलने में माहिर हैं। मिडिल ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद प्रभावशाली रहती है। वहीं तेज गेंदबाजों पर भी वह आक्रामक रुख अपनाते हैं। वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ खुलकर खेलने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच का रुख पलट सकते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने अब तक 109 T20 मुकाबले खेलते हुए 3210 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता, आक्रामक शैली और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाते हैं। ऐसे में नंबर 4 पर उनकी मौजूदगी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। हालांकि वह पिछले कुछ समय से T20 मुकाबले कम खेलते नजर आए हैं, लेकिन उनके करियर के आंकड़े प्रभावशाली रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने T20 प्रारूप में 1100 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने
में सक्षम है। ऐसे में नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी टीम के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती दे सकती है और बड़े मुकाबले में संतुलन प्रदान कर सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर फिनिशर की भूमिका में रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। रिंकू सिंह को भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है, खासकर जब बात अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की हो। वह दबाव की स्थिति में भी शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं और बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हें अब तक ज्यादा बल्लेबाजी के मौके नहीं मिले हैं। कई मुकाबलों में शीर्ष क्रम ने ही अधिकांश रन बना दिए, जिससे रिंकू को अपनी फिनिशिंग क्षमता दिखाने का अवसर कम मिला। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जब उन्हें अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने का मौका मिला तो वह बिना खाता खोले आउट हो गए। यह निश्चित रूप से उनके लिए निराशाजनक रहा होगा, लेकिन उनकी क्षमता पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। रिंकू सिंह की खासियत यह है कि वह डेथ ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाकर तेजी से रन बटोर सकते हैं। उनकी टाइमिंग और बड़े शॉट खेलने की कला उन्हें एक भरोसेमंद फिनिशर बनाती है। आने वाले मुकाबले में अगर उन्हें पर्याप्त गेंदें खेलने का मौका मिलता है तो वह टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने अब तक 45 T20 मुकाबले खेलते हुए 665 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह कम अवसरों में भी प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं और टीम के लिए मैच विजेता साबित हो सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। टीम संतुलन के लिहाज से हार्दिक की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन कुल मिलाकर प्रभावशाली रहा है। हालांकि पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ उनका दिन खास नहीं रहा। गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और बल्लेबाजी में भी वह केवल 18 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एक मुकाबले के आधार पर उनकी उपयोगिता को कम नहीं आंका जा सकता। अब तक इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने बल्ले से 105 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में 5 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने कई मौकों पर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाए हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी जोड़े हैं। अगर उनके समग्र T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 134 T20 मुकाबले खेलते हुए गेंदबाजी में 110 विकेट छटकाए हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 2176 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, जो किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को काफी प्रभावित किया है। वह मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शिवम दुबे का प्रदर्शन सराहनीय रहा। उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया और उसके बाद बल्लेबाजी में भी शानदार योगदान दिया। उस मुकाबले में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, जिससे टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे ने 158 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 5 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के संतुलन को मजबूत बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने अब तक 60 T20 मुकाबले खेलते हुए गेंदबाजी में 30 विकेट लिए हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 914 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह एक उपयोगी ऑलराउंडर हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर बड़ा बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। पिछले 2 मुकाबलों में वॉशिंगटन सुंदर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके, जिसके चलते टीम प्रबंधन ने यह बदलाव करने का फैसला लिया। अक्षर पटेल की टीम में वापसी संतुलन के लिहाज से अहम मानी जा रही है। हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला है, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेलते हुए 6 विकेट अपने नाम किए हैं और बेहद किफायती गेंदबाजी की है। मिडिल ओवरों में रन गति पर नियंत्रण रखने की उनकी क्षमता
टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। अक्षर पटेल अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वह दबाव के समय भी संयम बनाए रखते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। इसके अलावा निचले क्रम में उपयोगी रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 90 T20 मुकाबले खेलते हुए 700 से अधिक रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 92 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं जो टीम को संतुलन और मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। बुमराह केवल टीम इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। T20 प्रारूप में उनकी सटीक यॉर्कर, शानदार लाइन लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए हैं। खासकर पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 15 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनके इस स्पेल ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया था। जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर हर परिस्थिति में प्रभावी साबित होते हैं। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल होती है। वहीं नई गेंद से भी वह स्विंग और सटीकता के दम पर विकेट निकालते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने अब तक 91 T20 मुकाबले खेलते हुए 114 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण और मैच विजेता खिलाड़ी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। उनकी विविधता और सटीक लाइन लेंथ के कारण विपक्षी टीमों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहा। अब तक इस वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती ने 5 मुकाबले खेलते हुए 10 विकेट अपने नाम किए हैं। मिडिल ओवरों में वह खास तौर पर प्रभावी साबित हुए हैं, जहां उन्होंने रन गति पर नियंत्रण रखते हुए अहम विकेट चटकाए हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वह थोड़े महंगे साबित हुए और अपेक्षा से अधिक रन खर्च कर बैठे। फिर भी उनकी विकेट लेने की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बल्लेबाजों को अपनी विविध गेंदों से भ्रमित करते हैं। वह दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और टीम को जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाने का माद्दा रखते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 41 T20 मुकाबले खेलते हुए 69 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह एक प्रभावी स्पिनर हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाज संदीप सिंह की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिए जाने की संभावना है। यह बदलाव टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मोहम्मद सिराज ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक केवल एक ही मुकाबला खेला है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट टीम के खिलाफ था। उस मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए और अपनी उपयोगिता साबित की। इसके बाद उन्हें लगातार अवसर नहीं मिला, लेकिन अब उनकी वापसी से टीम की गेंदबाजी इकाई पहले से अधिक संतुलित और आक्रामक नजर आ रही है। सिराज की खासियत यह है कि वह पावर प्ले में नई गेंद से स्विंग हासिल कर विपक्षी टीम को शुरुआती झटके देने में माहिर हैं। उनकी आक्रामक मानसिकता और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने 17 T20 मुकाबले खेलते हुए 17 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े भले ही ज्यादा बड़े न हों, लेकिन उनकी क्षमता और फॉर्म को देखते हुए वह टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी नजर आ सकती है। आप कमेंट में बताएं, क्या सूर्य कुमार यादव और कोच को किसी अन्य खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था?